मानव सभ्यता के इतिहास में कानून केवल नियमों का संकलन नहीं रहा, बल्कि यह समाज की नैतिकता, अर्थव्यवस्था और जन कल्याण के टकराव का मैदान रहा है। भारत की संसद द्वारा पारित ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं विनियमन विधेयक 2025 इसी संघर्ष का जीवंत उदाहरण है। यह विधेयक हमें 20वीं शताब्दी के अमेरिका के निषेध प्रोहिबिशन आंदोलन की याद दिलाता है, जहां शराबबंदी नैतिक आधार पर लागू की गई थी, परंतु आर्थिक वास्तविकताओं और सामाजिक विरोध के कारण वह असफल हुई। प्रश्न वही है, क्या प्रतिबंध समाधान है या यह समस्या को भूमिगत कर और विकराल बना देता है? क्या राज्य नैतिकता और व्यवहारिक का संतुलन साधते हुए नवाचार और आर्थिक प्रगति को बनाए रख सकता है? इस विधेयक को इसके समर्थक ऐतिहासिक कदम बताते हैं, जो नागरिकों को लत, आर्थिक तबाही और शोषण से बचाने के लिए लाया गया है। वास्तविक धन वाले ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगाकर और कौशल आधारित निशुल्क खेलों को बढ़ावा देने का आश्वासन देकर सरकार ने नैतिकता और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन साधने का दावा किया है, लेकिन गहराई से देखने पर यह दावा उतना सशक्त नहीं लगता। रिपोर्ट बताती है कि हाल ही के वर्षों में भारतीय नागरिकों ने ऑनलाइन गेमिंग की लत के कारण लगभग 20,000 करोड़ रुपए गंवाए हैं। समर्थकों का कहना है कि इतना बड़ा आर्थिक नुकसान और मानसिक स्वास्थ्य संकट निर्णायक कार्रवाई की मांग करता है। नैतिक दृष्टि से यह कदम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस विचार से मेल खाता है कि राज्य को समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा हेतु हस्तक्षेप करना चाहिए। परंतु अंबेडकर यह भी पूछते हैं कि क्या यह हस्तक्षेप सशक्तिकरण है या केवल थोपने का साधन। आलोचकों का तर्क है कि यह विधेयक वहां हाथोड़ा चल रहा है जहां सर्जन के औजार की जरूरत थी। लगभग $15,000 मूल्य का वास्तविक धन वाला गेमिंग उद्योग, जिसमें हजारों लोग कार्य करते थे, अब समाप्ति की कगार पर है। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और पोकरबाजी जैसी कंपनियों ने या तो अपना संचालन बंद कर दिया है या टिके रहने के लिए हड़बड़ी में नए रास्ते खोज रही है। वेंचर कैपिटल निवेशकों का भरोसा हिल गया है, जो भारत को कभी डिजिटल नवाचार केंद्र मानते थे। यह स्थिति बिहार की शराबबंदी के परिणामों जैसी नैतिक उद्देश्यों से लागू नीति के बेरोजगारी, अवैध व्यापार और आपराधिक नेटवर्क को जन्म दिया। जब विनिमय की जगह पूर्ण निषेध लागू किया जाता है, तब रिक्त स्थान अक्सर अवैध और अधिक हानिकारक अर्थव्यवस्था से भर जाता है। विधेयक नीति निर्माण में एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाता है, संगति का। जब राज्य लॉटरी या तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादनों से राजस्व कमाता है, तो वास्तविक धन वाले ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध क्यों? ऐसी रचनात्मक नैतिकता राज्य की मंशा को संदिग्ध बताती है। अंबेडकर ने हमेशा कहा है कि कानून तर्कसंगत होना चाहिए, मनमाना नहीं, और समान परिस्थितियों में यह समान व्यवहार करना चाहिए। यहाँ जो दोहरे मापदंड दिखते हैं, वे नियामक ढांचे की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं। विधेयक के समर्थक कहते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग पारंपरिक अवगुणों से अलग है। यह एल्गोरिदमिक संरचना के जरिए मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का शोषण करता है, इसलिए आत्मनियमन असंभव है और कठोर हस्तक्षेप आवश्यक। परंतु आलोचक बताते हैं कि समाधान मौजूद थे, जैसे कि कड़े आयु सत्यापन, खर्च सीमा, एल्गोरिदम पारदर्शिता और कराधान से उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित रखते हुए उद्योग को बचाया जा सकता था। सरकार ने इन सूक्ष्म उपायों को नजरअंदाज कर एक सर्वग्रासी रास्ता चुना, जो राजनीतिक रूप से आसान पर आर्थिक दृष्टि से अल्पदर्शी है। इस विधेयक का प्रभाव गेमिंग तक सीमित नहीं है। यह दर्शाता है कि भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और उस पर नैतिक नियंत्रण थोपने के लिए द्वंद्व में फंसा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए यह संदेश भी देता है कि नीतिगत वातावरण अप्रत्याशित हो सकता है और जिसमें भारत की तकनीकी महाशक्ति बनने की आकांक्षा पर असर पड़ सकता है। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था पूंजी और नवाचार के नेटवर्क पर आधारित है। कोई भी कदम जो प्रतिगामी समझा जा सकता है, वह भारत को इन नेटवर्क से अलग थलग कर सकता है। अंततः
ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 केवल एक कानून नहीं है, बल्कि यह परीक्षा है कि भारत नैतिकता, अर्थव्यवस्था और आधुनिकता के चौराहे पर किस राह पर का चयन करता है। नागरिकों की रक्षा का उद्देश्य सराहनीय है, परंतु चुना गया मार्ग आर्थिक क्षति, नीतिगत पाखंड और संभावित विफलता की ओर ले जाता है। जैसा कि अंबेडकर ने चेताया था, अच्छे इरादे यदि तार्किक ढांचे के साथ न हो तो दमनकारी परिणाम ला सकते हैं। अब चुनौती यह है कि क्या राज्य इस कानूनों को विवेकपूर्ण नियमन में बदल देगा या इसे इतिहास में एक और सदाशयी परंतु त्रुटिपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में दर्ज होने देगा। धन्यवाद।